Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Muskan and I make content related to education strategies to clear exams. Apart from that, I also share information related to psychology that you can apply in your daily life. And today we are going to talk about that how I clear GATE examination after studying for just 1 month. Yes, I secured All India rank 77 सिर्फ एक महीने से भी कम पढ़ने के बाद ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया. And to be very honest, I'm not flexing it. The conditions were like that. I just had 1 month to prepare for this exam, and I will share this journey at the end of the video. So let's start the video. Before sharing my journey and my strategy, I want to give you the basic information related to this exam. कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है. सो गेट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. बेसिकली ये एग्ज़ाम पहले जो है सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ही होता था, बट पिछले 3-4 सालों से ये ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में भी होने लगा है. और वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के सेक्शन के अंडर, जैसे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं. और ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली कंडक्ट करती हैं आईआईटीज़. हर साल जो है एक आईआईटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, अगले साल दूसरी आईआईटी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है. और एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि टोटल जो है 65 क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ विच कम्स अंडर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, तो टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है. और जिसमें 3 सेक्शंस में आपका एग्ज़ाम जो है वो डिवाइड होता है. फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, दूसरे सेक्शन में आपका जो है रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है, और जो थर्ड सेक्शन होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है. सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, उस हिसाब से. ठीक है. और तो ये बेसिकली इस एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर होता है. तो अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम देना क्यों चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं. देखिए, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और ह्यूमैनिटीज़ के जो मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिए उन सब्जेक्ट में से आपका कोई सब्जेक्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स कर सकते हो आईआईटी में, और वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी हर मंथ. इसका मतलब कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा. और अगर आपने अपनी मास्टर्स कर ली और उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो तो आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी पीएचडी जो है वो आईआईटी से कर सकते हो, और आपको भी आपका स्टाइपेंड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी. और अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ साइकोलॉजी, तो इसकी रेलेवेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ पोस्ट होती है, वहाँ पे आपका नेट जेआरएफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका गेट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये थी इस एग्ज़ाम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन. Me share my journey and strategies to all of you. I have given this exam 2 times और दोनों बार मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है. फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे फर्स्ट ईयर में, फरवरी 2024 में. उस टाइम मैं बहुत बेसिक तैयारी करके गई थी, क्योंकि उस टाइम नेट की तैयारी चल रही थी. और तो साइकोलॉजी का थोड़ा ये था कि हाँ कर लेंगे, और तब ये भी था, ऐसे रूमर्स थे कि बहुत इजी पेपर आता है, तो मैं भी थोड़ा ये थी, कॉन्फिडेंट थी कि पेपर इजी आएगा तो हो जाएगा मेरा आराम से. और जो जनरल एप्टीट्यूड कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है वो तो मैं करके ही नहीं गई थी, बहुत हल्का फुल्का देखा था. मुझे ये था कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए इतना मुश्किल नहीं देंगे, ईजी देंगे. तो जस्ट मैं एग्ज़ाम की फ़ील लेने के लिए एग्ज़ाम देने चली गई थी, बट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कुछ अलग था. अ, इतना ईजी नहीं था, बट फिर भी जैसे तैसे करके एग्ज़ाम दे दिया था. एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, नॉट विद अ गुड रैंक, और कट ऑफ भी इतनी अच्छी नहीं गई थी, ठीक ठाक ही गई थी, जिससे मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था. तो फिर अगली बार जब एग्ज़ाम होना था तो वो 1 साल बाद होना था, तो मैंने एग्ज़ाम को बहुत लाइटली लिया तब तक, तो जब तक कि इसकी डेट नहीं आ गई कि अगले साल 15 फ़रवरी को जो है एग्ज़ाम होगा. हाँ, तो जब दिसंबर 2024 में मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, थर्ड सेम के,
तो फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी जो है मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है शुरू कर दी थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थी, टाइम बहुत मुझे कम मिला था, और ऐसे ही उन कंडीशंस के बीच में वो सिचुएशंस ऐसी थी कि मेरे पास कुल मिला के 15, 20, 25 दिन ऐसे मतलब बने थे, वो भी टुकड़ों में टूट-टूट के। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि एग्ज़ाम तो करना ही है, क्योंकि अगले साल मैं मास्टर्स में नहीं होंगी, इतनी रिलीफ़ में नहीं होंगी, और भी चीज़ें होंगी, और भी प्रेशर होगा, तो एग्ज़ाम अगर अच्छे से दे सकती हूँ तो इसी टाइम में दे सकती हूँ। तो उस टाइम मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैंने जो है सेक्शन वाइज़ जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने जो है दोबारा से पूरा सिलेबस था गेट का वो डाउनलोड किया। मैंने पीवाईक्यूज़ के प्रॉपर प्रिंट निकलवाए, और उसके बाद मैंने जो है सिलेबस वाइज़ कि इस वाले सेक्शन से इतने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, इस वाले सेक्शन से सिर्फ 5 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। इस तरीके से मैंने प्रॉपर वो रिटर्न किए हर साल के लिए, और मुझे एक बेसिक आइडिया पता चला कि ये वाला सेक्शन करने से फ़ायदा होगा, इस वाले सेक्शन करने से टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम है। इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद एग्ज़ाम को देखा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। एडवांस आ रहे हैं, मतलब कहीं पर बिल्कुल मीडियम लेवल के आ रहे हैं, कहीं पर बहुत ईज़ी आ रहे हैं। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स को तो मैंने ये देख लिया था कि ये तो करने ही करने हैं, ये तो किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है। वो एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। पार्ट 1 में मेरा जनरल एप्टीट्यूड और रीज़निंग कॉम्प्रिहेंशन आता था, पार्ट 2 में मेरा साइकोलॉजी आता था। तो पहले मैं पार्ट 1 की बात करूँगी कि इसके लिए मैंने क्या किया। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सिलेबस डाउनलोड कर लिया था, प्रिंट्स निकलवा लिए थे क्वेश्चन पेपर्स के। और मैंने एक बार देख भी लिया था कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है सोल्व करने लगी थी। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सपोज़ वो वर्बल एप्टीट्यूड से है, वो आपकी ग्रामर स्किल्स जो है वो जानना चाहता है। बाय चांस वो मेरा क्वेश्चन सही भी हो गया, फिर भी मैं उसको जो है पढ़ूँगी दोबारा से। उसका जो बेसिक फ़ॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है कि क्यों ये आंसर सही हुआ, मैं वो पूरा पढ़ती थी कि अगले साल मतलब मेरे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आया, तो मैं कैसे टैकल करूँगी। वो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो प्रिंट इस तरीके से निकलवाया था कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो वहीं पर चीज़ें मैंने बहुत सारी लिख दी थी। मैं अटैच भी कर दूँगी अगर मुझे मिले मेरे क्वेश्चन पेपर्स। वर्बल एप्टीट्यूड या कॉम्प्रिहेंशन में कर पा रही थी, रीज़निंग भी हो रही थी। दिक्कत आ रही थी थोड़ा मैथ वाले क्वेश्चंस में, जहाँ पे जैसे आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे थे, जो थोड़े से एडवांस मैथ के होते हैं, उस तरीके जो क्वेश्चन थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। तो मुझे काफ़ी सारे चैनल्स दिखे, बट एक चैनल जिस पर मैंने कंप्लीटली रिलाई किया, उसके अलावा मैंने पार्ट 1 के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। वो चैनल था क्रिस्टी क्लासेस। मैं जो है उसका मेंशन भी कर दूँगी चैनल का पूरा नाम। बहुत, बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब उनके साथ मैंने जो है जो इंजीनियरिंग लेवल का जो गेट एग्ज़ाम होता है, उसका जो पार्ट 1 होता है, मैंने वो भी पीवाईक्यूज़ जो है वो सॉल्व किए। और मुझे ये पता चला कि अगर मैं वो वाले पीवाईक्यूज़ भी कर रही हूँ, तो मैं अपने वाले आराम से ईज़िली सॉल्व कर पा रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता चल गया। एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, तो फिर आप सॉल्व करते रहते हो। तो बस मैंने उनके साथ सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ किए, और वो जब भी पीवाईक्यू कराते थे, वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाते थे, और इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता था, कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता था, और तैयारी भी अच्छी हो जाती थी। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन वाइज़ जो है सारे कॉन्सेप्ट किए, और ये थी तैयारी सिर्फ़ पार्ट 1 के लिए। मैंने इतना ही किया था, जस्ट मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। लोगों ने मुझे मतलब काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि बुक भी है, आप इससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट बुक को देख के ही मुझे लग गया था ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं मेरे लिए इतने कम टाइम में करना। तो बुक तो मैंने कोई रेफ़र नहीं की थी, क्लासेस मैंने मेंशन कर दी है। तो अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप इन क्लासेस को रेफ़र कर सकते हो। और जो मेरा साइकोलॉजी है, जो मेरा पार्ट 2 था, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक होता है, उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना जीआरएफ क्लियर कर चुकी थी उस टाइम तक, और मेरे पास मेरे साइकोलॉजी के बहुत अच्छे नोट्स थे, तो मैं उनको ही रिवाइज़ करके गई थी। साथ में मैंने जो गेट के पीवाईक्यूज़ थे पिछले 4 साल के, वो खुद सॉल्व किए थे। और इसके अलावा जो है गेट एग्ज़ाम में जो है एमएसक्यूज़ आते हैं। एमसीक्यूज़ तो सबको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन होगा,
उसके जो स्टेटमेंट्स होंगी वो आपको खुद सिलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी सही है। मतलब जैसे नेट में पेयर्स बन के आती है वैसे नहीं आती हैं, आपको खुद सिलेक्ट करनी है। अगर आंसर में 3 स्टेटमेंट सही हैं, आपको वो तीनों ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 2 सिलेक्ट करते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गेट एग्ज़ामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी। ये मत लेके चलना कि सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि नेट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और तो एमएसक्यूज़ का मुझे थोड़ा-सा डर था, उसके लिए मैंने क्या किया था, जो नेट के पीवाईक्यूज़ थे, जहाँ पे पेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैंने क्या किया, मैं जब वो क्वेश्चन देखती थी, मैं उसके ऑप्शंस देखती ही नहीं थी, खुद पेयर्स बनाती थी, खुद आंसर्स लिखती थी और फिर मैच करती थी कि मेरा क्या गलत है, क्या सही। इस तरीके से बहुत सारे एमएसक्यूज़ का मेरे पास चंक हो गया था और उनको ही मैंने प्रिपेयर किया था, एंड विद दैट प्रिपरेशन, और यही मैंने 20-25 दिनों में की थी। आई थिंक 20-25 दिनों में मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, कि आप पहले से अच्छी तैयारी करके आ रहे हो, तो रिवीजन के साथ और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। आई ऑल्सो मेंशन कि मैं शेयर करूँगी कि क्यों मेरे पास इतना कम टाइम था। अ, तो ये मैं लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबको आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता है। बट द डे आई डिसाइडेड कि आज से प्रिपेयर करना शुरू करना है, uh, उसके 2-3 दिन के अंदर ही आई लॉस्ट माई कज़न। वी केम टू नो दैट माई कज़न इज़ नो मोर। और फिर मतलब फिर वो 15-20 दिन कैसे चले गए और सिर्फ 15-20 दिन बचे एग्ज़ाम के लिए, तो बस उन्हीं चंद दिनों में मैंने डिसाइड किया था कि एग्ज़ाम तो देना ही है। जो हो गया वो हो गया, मैं उसको बिल्कुल भी बदल नहीं सकती हूँ। तो एक मोटिवेशन थी कि अब तो करना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर वो था, स्ट्रेस था कि नहीं अब तो करना है। तो दैट मेड मी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, एंड आई होप जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको कुछ इंसाइट मिला होगा, इंफॉर्मेशन मिली होगी। और अगर और भी आपको कोई डाउट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे तो मैं उस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप सिर्फ अपने डाउट्स जो है कमेंट्स में डाल देना, मैं उनको नोट करके और उनको अच्छे से समझ के मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी और ट्राई करूंगी कि आपके सारे डाउट्स जो है मैं क्लियर कर पाऊँ। Now, thank you so much for watching this video, and thank you so much for all the love and blessings that you all are giving me in the comments. I feel so grateful and blessed. Now, bye bye, guys. Thank you so much. Have a nice day.